वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आज की मेरी इस बेहद ही रोमांचक कक्षा में। अब सवाल होगा कि सर आखिर आप आज की कक्षा को खास करके रोमांचक क्यों कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि आज हम लोग, अगर तुम लोगों से पूछा जाए भाई कि आप कहाँ रहते हैं, तो राष्ट्रवाद अगर तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे भीतर है, तो तुम कहोगे भारत में। अगर राज्य का स्मरण है तो अपने संबंधित राज्य का नाम लोगे, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। और अगर शहर से लगाव है तो फिर आप शहर का नाम लेंगे। लेकिन वस्तुतः इन तमाम बातों में एक चीज़ तो तय है कि भले ही हम पटना, आगरा, ग्वालियर, भिलाई, कहीं भी, जयपुर, कहीं भी रहते हों, वस्तुतः सत्य यही है कि हम सभी भारत के नागरिक हैं। हम भारत में निवास करते हैं। बोलोगे बिल्कुल सही सर, आप सही कह रहे हैं। हम लोग अल्टीमेटली हैं तो भारत के नागरिक, हमारा राष्ट्र भारत है। तो आज मेरे मन में एक सवाल आया कि क्यों नहीं हम लोग जिस देश में रहते हैं, जिस राष्ट्र में रहते हैं, उसके संघीय व्यवस्था को सरल भाषा में समझा जाए। ये बहुत ही कॉमन बात है कि भाई भारत आज़ाद 1947 में हुआ, जब संविधान का निर्माण हुआ और संविधान जब लागू हुआ तो ऐसा कहा गया कि हम संप्रभु राष्ट्र हो गए। मतलब अब हम लोगों के पास सब कुछ है, स्वविवेक, स्वनिर्णय, सब चीज़ों की शक्ति आ गई। एक आधार बना जिसके आधार पर यहाँ पर कानून बनाए जाने लगे, सभी चीज़ों का सृजन हुआ, सभी व्यवस्थाएं क्रियान्वित की गई। लेकिन इन सभी के बीच में जब आप लोग भिन्न भिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने आते हैं तो एक चीज़ बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और वह होता है कि भाई हम लोग को संघीय व्यवस्था को सरल भाषा में कैसे समझाया जाए। अर्थात आज हम लोग संविधान के संघीय ढांचा को, जो भारत का निर्माण हुआ, जो शासन की व्यवस्था, शासन की प्रणाली बनाई गई, उसको हम लोग बड़ा ही सरलता के साथ समझेंगे। तो सबसे पहला चीज, यह जो संघीय ढांचा है, एक चीज तो आप समझ लीजिए कि एक हम लोग चर्चा करेंगे केंद्र के स्तर पर और दूसरा चर्चा करेंगे राज्य के स्तर पे कि भाई ये जो संघीय ढांचा का प्रारूप है वह केंद्र के स्तर से आप बताइए और एक राज्य के स्तर से बताइए। वस्तुतः आप पाएंगे जब केंद्र की चर्चा हो जाएगी, राज्यों की चर्चा शुरू होगी, तो आप पाएंगे कि शब्द बदल रहे हैं लेकिन व्यवस्था वही है। तो सबसे पहला चीज जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है कि भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च पद क्या है, तो आप जवाब देंगे राष्ट्रपति। बिल्कुल सही जवाब। तो अब आप केंद्र के ढांचा को समझिए। सबसे ऊपर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के विषय में 2-3 क्वेश्चंस आते हैं जिसकी चर्चा मैं इस दौरान करूंगा। अब जैसे राष्ट्रपति तो राष्ट्र का मुखिया होता है, सही बात है, सर्वोच्च पद है। वह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, जल, थल और वायु, एयर, आर्मी एंड नेवल। ये तीनों के जो टॉप मोस्ट ऑथोरिटी होते हैं वह कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। और इसीलिए ये पूछा जाता है कि तीनों सेनाओं के सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होते हैं। तो आपका जवाब अगर विकल्प में राष्ट्रपति है तो आप राष्ट्रपति को क्लिक कीजिएगा, क्योंकि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं और यह सर्वोच्च पद होता है। तो अब इस व्यवस्था को समझिए। राष्ट्रपति से शुरू होता है। राष्ट्रपति के नीचे कौन आता है? प्रधानमंत्री। अब भैया प्रधानमंत्री क्या मतलब, क्या, कैसे, सरल भाषा में आप बोलिएगा कि बताया जाए, तो प्रधानमंत्री तो एक पद है। तो प्रधानमंत्री के चयन के लिए जो हाउस होता है, जो फ्लोर होता है, वह फ्लोर क्या होता है? प्रधानमंत्री के चयन के लिए फ्लोर क्या होता है? प्रधानमंत्री के चयन के लिए फ्लोर होता है आपका 2। या तो प्रधानमंत्री के लिए आवश्यक है कि वह लोकसभा का सदस्य हो और न तो राज्यसभा का सदस्य हो। मतलब
एक चीज आप समझिए कि संघीय ढांचा के अनुसार केंद्र में जो कार्य करने की जिम्मेवारी है केंद्र स्तर पे, राष्ट्र स्तर पे, उसके लिए जो मंत्री होते हैं, जो पदाधिकारियों का चयन, राजनीतिक पदाधिकारियों का चयन, मैं IAS IPS की बात नहीं कर रहा हूं, संघीय ढांचा है, राजनीतिक विषय वस्तु पे बात कर रहा हूं, तो उसके लिए चयन किससे किया जाता है? या तो उनके लिए आवश्यक है कि लोकसभा का सदस्य हो, या आवश्यक है कि राज्यसभा का सदस्य हो। और यह चीजें जो है दोनों के लिए लागू है, प्रधानमंत्री के लिए भी और उनके मंत्रियों के लिए। ये किसके लिए लागू है? दोनों के लिए। मतलब जो भारत में जो भारत सरकार होता है, तो राष्ट्रपति का भारत सरकार का मतलब क्या समझते हैं हम लोग? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। आप देखते होंगे सारे मंत्रियों के लेटर हेड पर सत्यमेव जयते भारत सरकार लिखा होता है, वो भारत सरकार के प्रतिनिधि, राजनीतिक प्रतिनिधि माने जाते हैं। तो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रीगण के लिए यह आवश्यक होता है कि या तो वो लोकसभा के सदस्य हों या राज्यसभा के सदस्य हों। और मैंने अपनी पिछली कक्षा में बताया कि अगर भाई ऐसी परिस्थिति बनी कि शपथ ग्रहण के समय या तो प्रधानमंत्री या उनका कोई भी मंत्री इस दोनों में से किसी का सदस्य नहीं है, तो यह संवैधानिक निर्देश है कि उन्हें 6 महीने के अंदर, मतलब मंत्री पद या प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के 6 महीने के अंदर उन्हें या तो राज्यसभा का सदस्य बन जाना चाहिए या लोकसभा का सदस्य बन जाना चाहिए, अन्यथा उनका पद जो है उस पद से वो पद मुक्त कर दिए जाएंगे। यह संवैधानिक एक संवैधानिक निर्णय है जो संविधान निर्माताओं ने लिया। अब सवाल आता है, अब देखो फेज में, कि सर लोकसभा में कितने सदस्य होते होंगे, राज्यसभा में कितने सदस्य होते होंगे? तो इस चीज को याद रखना है कि वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। ये सब सवाल आ सकता है। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं, जबकि संवैधानिक व्याख्या के अनुसार अधिकतम 552 सदस्यों के रखने की चर्चा की गई है। और अभी आप सुन रहे होंगे कि परिसीमन और कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अंदर खाने से खबर आती है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या को पुनः आकलन करने की आवश्यकता है, ज़्यादा करने की आवश्यकता है। लेकिन वर्तमान में जो संविधान के तहत अधिकतम सदस्य 552 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 545 अधिकतम सदस्य हैं। यह तो हो गया लोकसभा का। अब लोकसभा का दूसरा चीज क्या याद रखना है आपको कि लोकसभा का जो सदस्य चयनित होता है वह किस प्रक्रिया से होता है? मतदान प्रक्रिया से। वो चुनाव होता है, आम चुनाव होता है, चुनाव आयोजित किया जाता है और जनता सीधे लोकसभा सदस्य को चुनने के लिए अधिकृत होती है। वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और मताधिकार का प्रयोग करने के बाद वो जिस क्षेत्र से, लोकसभा क्षेत्र से जो सर्वाधिक मत प्राप्त करते हैं उन्हें विजयी घोषित किया जाता है और उन्हें लोकसभा सदस्य होने का गौरव प्राप्त होता है। अब एक चीज याद रखना है कि ठीक है सर 545 वर्तमान में, अधिकतम 552 आप बता दिए। राज्यसभा के बारे में बताइए सर कि राज्यसभा की क्या स्थिति है। तो राज्यसभा में आपको याद रखना है कि वर्तमान में 245 है। राज्यसभा में वर्तमान सदस्य कितने हैं? 245। 245 में 233 जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष विधि से, इसमें जनता सीधे चुनाव नहीं करती है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स इन लोकसभा एंड राज्यसभा। ये मूल अंतर है, इस चीज को समझना। ये ऐसा नहीं है 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां BPSC JPSC MPPSC UPPSC सब चीज के लिए है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये अगर दिमाग में आ गया ना तो चीजें खुद ब खुद सारी चीजें बैठेंगी। 2 बार सुन लीजिएगा, आंशिक तौर पे ये चीजें आपके स्मरण में आ जाएंगी। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245, जिसमें 233 जो होते हैं निर्वाचित होते हैं और 12 जो होते हैं वो क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। 12 जो होते हैं वो क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं, जो समाज के विभिन्न वर्गों से आते हैं और ये राष्ट्रपति के द्वारा इनका मनोनयन किया जाता है। और अनुच्छेद 80 के अनुसार यह बताया गया था, संविधान में चर्चा है इसकी, कि इनके महत्तम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250। जिस तरह से लोकसभा में 552, उसी तरह से महत्तम जो संविधान में वर्तमान में चर्चा है अनुच्छेद 80 में कि अधिकतम राज्यसभा के सदस्य कितने हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं।
इस चीज को याद रखना है। लोकसभा में एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष विधि है के द्वारा लोगों का चयन होता है, जनता की सीधे भागीदारी होती है, लेकिन राज्यसभा में जनता सीधे भागीदारी नहीं करती है, बल्कि उसके द्वारा चुने गए सदस्य एक निश्चित प्रक्रिया के तहत चयन करते हैं और सदस्यों का चुनाव होता है। यह है लोकसभा और राज्यसभा का स्ट्रक्चर। तो राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मंत्रिपरिषद हो गया। एक और चर्चा बीच में आता है उपराष्ट्रपति का। इस चीज को आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के नीचे उपराष्ट्रपति होते हैं संवैधानिक तौर पे, और कार्य करने के लिहाज से राष्ट्रपति का सीधा संबंध किससे होता है? प्रधानमंत्री से होता है। उपराष्ट्रपति की व्यवस्था इसके लिए की गई कि जब राष्ट्रपति नहीं उपलब्ध हैं, अगर राष्ट्रपति की तबीयत खराब हो गई, राष्ट्रपति कहीं विदेश दौरे पे गए हुए हैं, तो वैसे परिस्थिति में राष्ट्रपति के पद के दायित्व को कौन निर्वहित करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। और एक चीज याद रखना, जितने समय के लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का, दायित्वों का निर्वहन करेगा, उतने समय तक उसको राष्ट्रपति को मिलने वाला ही वेतन प्राप्त होगा। यह सवाल आता है कभी कभी। यह जो है ना, आपका एक संघीय ढांचा का केंद्र स्तरीय स्ट्रक्चर हुआ, सेंट्रल स्ट्रक्चर हुआ, जिस चीज को आपको याद रखने की आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें तो बड़ा ही आसानी से समझ में आई होंगी। अब बोलोगे कि सर भारत क्या है? राज्यों का देश है। भारत क्या है? राज्यों का देश है। कई राज्य मिलकर भारत का निर्माण करते हैं। बोलोगे हाँ भाई करते तो हैं। तो केंद्र के स्तर पे तो बात हो गई, तो अब राज्य स्तर पे होनी चाहिए। तो राज्य के लिए क्या हो गया? राज्यपाल हो गया। राज्यपाल के नीचे कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। अब ये मुख्यमंत्री कहां से आएगा? या तो विधानसभा से आएगा, और नहीं तो राज्यसभा की तरह भारत में वर्तमान में 6 राज्य में, कितने राज्य में? 6 राज्य में क्या है? विधान परिषद है। क्या है? विधान परिषद है। फिर वही खेल है। एक चीज देखो, एकदम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह विधानसभा का चुनाव होता है। हम लोग चुनाव में अभी कोरोना काल में भाई कहाँ हुआ है? पूरा एकदम गर्दा पश्चिम बंगाल खेला हो भी, तो वो हुआ। विधानसभा में हम लोग मताधिकार का प्रयोग करते हैं, और विधान परिषद राज्यसभा की तरह होता है, जिसमें जनता सीधे हस्तक्षेप नहीं करती है, वो सदस्य निर्वाचित होते हैं। लेकिन यह सवाल तुमसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में, ठीक है सर विधानसभा और विधान परिषद की तो चर्चा हो गई, कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य में विधान परिषद है? तो 6 राज्य। अभी उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, पहले पुनरावृत्ति कर देता हूं। मुख्यमंत्री और उसके मंत्री के लिए भी यह आवश्यक है कि या तो वो विधानसभा का सदस्य हो, और अगर विधानसभा का सदस्य नहीं है और यह 6 राज्य जो हम अभी थोड़ी देर बाद वर्णित करेंगे, उस 6 राज्य में से किसी एक राज्य में जहां विधान परिषद की व्यवस्था है, तो उसे विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। अगर दोनों में से नहीं है, तो मुख्यमंत्री और उनके मंत्री के लिए आवश्यक क्या है कि 6 महीने के अंदर उन्हें किसी न किसी सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। अभी खेला हो रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी की जो सरकार है, का जो दल है, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पे पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने में कामयाब हुई, लेकिन नंदीग्राम से ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से हार गई। तो अभी क्या है, ममता बनर्जी को उपचुनाव में जाना होगा। लेकिन यही अगर विधान परिषद होता तो ममता बनर्जी वहां निर्वाचित हो जाती और उनका पद बचा रहता। लेकिन पश्चिम बंगाल भी उन राज्यों में एक है जहां पहले विधान परिषद की व्यवस्था थी, लेकिन उस वक्त के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे, कि जो सरकार थी, उसने क्या किया कि विधान परिषद की व्यवस्था को समाप्त करने का कार्य किया, और वर्तमान में पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है। तो एक चीज याद रखना है, एक रिश्ता है कि विधानसभा का जो है विधान परिषद कितना होगा? 1/3 होगा। हमेशा याद रखना, सामान्यतः एक आंकड़ा कहता है कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद है, तो अगर उस राज्य में विधानसभा की 100 सीटें हैं, तो 100 का 1/3, मतलब विधान परिषद के लिए अधिकतम 33 सीटें ही हो सकती हैं। 1/3 हो सकता है। ये सवाल आता है कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, तो लिखा, अगर उसमें विकल्प है विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3, तो आपको क्लिक कर देना है कि विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3। इस चीज को आपको याद रखने की आवश्यकता है। अब सवाल आया कि ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले, कि सर इसका मतलब ये प्रत्यक्ष है,
निर्वाचन यह अप्रत्यक्ष है। सही बात है। अब सवाल है कि सर अभी आप बताए थे 6 राज्य, वो 6 राज्य कौन कौन हैं? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और महाराष्ट्र। पहले अभी इसमें आंध्र प्रदेश में भी विधान परिषद को खत्म करने की सिफारिश की जा चुकी है, अब जब होगा तब होगा। पहले जम्मू कश्मीर में विधान परिषद था, लेकिन जब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो उसके बाद वहां पर विधान परिषद की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो 6 राज्य में है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और महाराष्ट्र। तो अब ओवरऑल राज्यों के विधानसभा के बारे में तो पूछा नहीं जाता है। विधान परिषद में चूंकि 6 ही राज्य होते हैं, तो सवाल आ जाता है कभी कभी कि भाई इस विधान परिषद में कुल कितना सीट है। तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद के कुल 58 सीट हैं। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद के कुल 58 सीट हैं। कर्नाटक में 75 सीट हैं। उत्तर प्रदेश में 100 सीट हैं। उत्तर प्रदेश में 100 सीट हैं। बिहार में 75 सीट है। बिहार में कितना सीट है? वर्तमान में 75 सीट है। तेलंगाना में कितना है? 40 सीट है। तेलंगाना में कितना है? 40 सीट है। और तेलंगाना के बाद क्या बच गया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितना सीट है? 96 सीट है। ये चीज याद रखना है। आंध्र प्रदेश में 58, कर्नाटक में 75, उत्तर प्रदेश में 100 सर्वाधिक। अब सवाल इसमें आएगा कि सबसे ज्यादा विधान परिषद की सीटें कहां हैं? तो उत्तर प्रदेश 100। और सबसे कम विधान परिषद की सीटें कहां हैं? तो तेलंगाना 40। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ सकता है। अब विधान परिषद के तरफ विधानसभा में भी आ सकता है सवाल कि सबसे छोटी विधानसभा कहां की है? तो सबसे छोटी विधानसभा सिक्किम की है। सबसे छोटी विधानसभा कहां की है? सिक्किम की है। सिक्किम में कुल कितने विधानसभा सीट हैं? 32। पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। पौंडीचेरी में कितने हैं? 33। पौंडीचेरी में कितना है? 33। मिजोरम और गोवा, मिजोरम और गोवा, मिजोरम और गोवा, इसमें कितना है? 40। ये चीजें ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा विधान परिषद, सबसे कम विधान परिषद, सबसे छोटा राज्य विधानसभा के लिहाज से, तो याद रखना है 32 और पौंडीचेरी 33, मिजोरम और गोवा 40। इस चीज को आपको याद रखने की आवश्यकता है। अब आप बताओ कि आज जो यह चर्चा हुई उससे निसंदेह आप लोकसभा, राज्यसभा को लेकर किए गए चर्चा, जो केंद्र स्तरीय चर्चा थी, उसके विषय में आपको समझने का अवसर मिला होगा। और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री, राज्यपाल से लेकर विधानसभा और विधान परिषद की व्यवस्था को लेकर राज्य स्तरीय संघीय ढांचा को समझने का मौका मिला होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का मेरा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। काइंडली शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऋषि द क्रिएटर। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।